प्रस्तुतकर्ता पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश, 51 जड़ी बूटियों और इनमें 5100 से अधिक एक्टिव कंपाउंड्स। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। नमस्कार, आज है 30 दिसंबर, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो हैं आज की हेडलाइंस। रुड़की में सड़क हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत। डिवाइडर से टकराई मर्सिडीज में लगी कार, हादसे में बाल बाल बचे, अब खतरे से बाहर। इंडिया 360 में बताएंगे सर्दियों में सड़कों पर कैसे करें सुरक्षित सफर। पब्लिक वाईफाई, पब्लिक चार्जर का इस्तेमाल करने से बचे, जी बिजनेस पर बोली आरबीआई लोकपाल। बिना जानकारी के पेई जुड़े तो बैंक को सूचना दें। इंडिया 360 में देखें यह खास बातचीत और जानें कि कैसे आप बैंकों के खिलाफ सही तरीके से कर सकते हैं शिकायत। सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर बढ़ी। 1 साल की स्कीम पर ब्याज दर 6.6% हुई। साइप्रस में बिजनेस इवेंट में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का बढ़ रहा दबदबा, मोदी सरकार की नीति से मजबूत हो रही है अर्थव्यवस्था। और साल के अंतिम दिन लुढ़का बाजार, निफ्टी 86 अंक गिरकर 18,100 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स करीब 300 अंक फिसला। एफएमसीजी, बैंक और फाइनेंस शेयरों में ज्यादा गिरावट। कौन कौन सी खबरें रही सुर्खियों में, ये देख लेते हैं। और आज के दिन की शुरुआत दुखद खबरों से हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। गुजरात के गांधीनगर में एक शमशान घाट में साधारण तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हीराबा का आज सुबह 3:30 बजे निधन हो गया था। वो 100 साल की थी। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के घर पर लाया गया, जहां पीएम मोदी ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी बीच फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले के निधन की भी खबर आई। पेले की उम्र 82 साल थी और वो काफी वक्त से कोलन कैंसर से पीड़ित थे। पेले के निधन की खबर सामने आने के बाद से ही उनके फैंस और फुटबॉल की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया के जरिए फुटबॉल प्रेमी महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट भी आए। वो अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह दिन तकलीफ भरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के माया में एक जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य ने जेडीएस और कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस शासन में कर्नाटक दिल्ली के लिए एटीएम बन जाता था और जेडीएस शासन में कर्नाटक एक परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। अमित शाह ने कहा कि दोनों ने हमेशा भ्रष्टाचार के माध्यम से इस भूमि के विकास को अवरुद्ध किया। भारतीय कफ सिरप से उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के दावे के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोपी कंपनी मैरियन बायोटेक की सभी दवाओं के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की कथित तौर पर खांसी की दवाई से मौत के बाद से नोएडा की कंपनी मैरियन बायोटेक सवालों के घेरे में है। केंद्र की सरकार ने उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत को इंडियन कफ सिरप से जोड़ने के बाद हताहत होने वाले बच्चों को लेकर रिपोर्ट मांगी है।
पीएफआई पर एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने हैदराबाद की एक विशेष अदालत में पीएफआई के 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। इन लोगों पर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों की भर्ती से संबंधित मामले दर्ज हैं। इसी हफ्ते एनआईए ने केरल में पीएफआई के 58 ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई अहम दस्तावेजों को हासिल किया। एनआईए के एक अधिकारी की माने तो पीएफआई के कुछ नेता नाम बदलकर पीएफआई को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ते ही एक बार फिर से वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके साथ ही खनन निर्माण कार्य सहित कई कामों पर पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज AQI 399 रहा, जो गंभीर श्रेणी से सिर्फ 2 पायदान नीचे है। राजधानी से सटे शहरों गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। IMD के मुताबिक नए साल में और ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। इससे वायु गुणवत्ता गंभीर से बेहद गंभीर श्रेणी में जा सकती है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत का आज कार एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ 30 दिसंबर को तड़के उत्तराखंड के रुड़की जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार डिवाइडर से टकराई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट जब हुआ उस वक्त उनकी कार में भीषण आग लग गई थी। जब यह हादसा हुआ उस वक्त भीषण आग लगी। ऐसे में तुरंत उन्हें गाड़ी से बाहर आना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ऋषभ पंत विंड स्क्रीन तोड़कर गाड़ी से बाहर निकले थे। एक्सीडेंट के बाद ऋषभ ने बताया कि उन्हें झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि ऋषभ पंत की हालत काफी बेहतर है, वो खतरे से बाहर है। और आज जो हादसा ऋषभ पंत के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में ऋषभ पंत की जान बच गई। सर्दियों के मौसम में सड़कों पर विजिबिलिटी और दूसरी दिक्कतें भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बात सिर्फ सर्दी के मौसम की नहीं है। अगर आप सेफ ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तो सड़क हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। भारत उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। हाल ही में सरकार ने सड़क हादसों पर आंकड़े भी जारी किए थे और इनके मुताबिक 2021 में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। और यह आंकड़ा तब और बढ़ जाता है जब लोग हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने में लापरवाही बरतते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2021 में कुल 16,397 लोग सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। वहीं हेलमेट ना पहनने की वजह से 46,593 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों से साफ है कि अगर हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो मौत के आंकड़ों में काफी हद तक कमी आ सकती है। इसे लेकर यातायात के नियम भी बने हुए हैं। ये नियम आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। यातायात नियमों का पालन करना हमेशा वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पक्ष में होता है। इसका उल्लंघन आपके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा ड्राइविंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। नियम अलग हैं और उन नियमों का पालन करना तो अनिवार्य है ही, लेकिन उसके बावजूद कई बार हादसे हो जाते हैं और कई बार ये चालक के भी वश की बात नहीं होती। जैसे ऋषभ पंत के साथ आज हुआ, उन्हें झपकी आ गई, उन्होंने खुद बताया। ऐसे में अगर हादसा कोई हो जाए तो उस वक्त उस दौरान क्या करना चाहिए और इस तरह के हादसों को आखिर रोका कैसे जाए। एक तो प्रॉपर नींद भी लेनी चाहिए, प्रॉपर आराम भी करना चाहिए अगर आप ड्राइव पर जा रहे हैं। और खास तौर से सर्दियों के मौसम में जैसे कोहरा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उस दौरान भी कई हादसे हो जाते हैं। तो आज थोड़ा सा ठहर कर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एक सेफ ड्राइविंग के लिए क्या क्या होना जरूरी है। और इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एक्सपीरियल के को फाउंडर और ऑटो एक्सपर्ट अविक चट्टोपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। अविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ऋषभ पंत का जो आज एक्सीडेंट हुआ है बड़ा दुखद हुआ। गनीमत ये रही, शुक्र ये रहा कि वो बाल बाल बच गए। आपको प्रथम दृष्टया नजर क्या आता है, क्योंकि स्वीकारोक्ति एक तरह से जो मीडिया में हमने खबरें आई हैं उनके हवाले से यही है कि ऋषभ ने बताया कि उनको झपकी आ गई थी। आप क्या हिदायत देंगे? आजकल सर्द मौसम भी है, अर्ली मॉर्निंग ड्राइव्स भी लोग कर ही रहे हैं, लोगों को आना जाना है ही, कोहरा भी होता है। आप किस तरह की सलाह देंगे आम लोगों को? देखिए, ये विंटर के टाइम पे सर्दी के मौसम में ड्राइव करना वैसे ही एक चैलेंज होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में।
हालांकि साउथ में इतना इतना चैलेंज नहीं होता, लेकिन जहां पर भी पहाड़ है वहां पर फॉग होगा, वहां पे मिस्ट होगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक एक आम इंसान, आप सबसे पहले सर्दी के मौसम में आप रात में तो ड्राइव करिएगा ही मत। कभी रात नाइट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग ड्राइव कर रहे हैं तो उससे पहले आपको काफी लंबा एक स्लीप करना चाहिए, आपको नींद लेनी चाहिए, जिससे कि जब आप उठें तो यू आर एब्सोल्युटली फ्रेश। अब ऋषभ पंत ने जो बोला है कि वो ही डोज्ड ऑफ एट द व्हील, इसका मतलब ऑब्वियसली नींद हुई नहीं थी पूरी, या तो काफी सारा काम करके हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन से गुजर के फिर उन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, फिर वो ड्राइव कर रहे थे। और किस स्पीड पर ड्राइव कर रहे थे वो तो जब अगर कोई एनालिटिक्स मिले उस गाड़ी से, हालांकि गाड़ी पूरी बुरी तरह से जल गई है कंप्लीटली, फिर मालूम चलेगा कि किस स्पीड से। लेकिन सीसीटीवी का कवरेज से जो नजर आता है काफी हाई स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। और ये चीजें टिपिकली अवॉइड करनी चाहिए। मतलब विंटर के टाइम पे सबसे पहले नाइट ड्राइविंग ना करें। सेकेंडली, स्पीड जो आप नॉर्मली समर के टाइम पे ड्राइव करते हो उससे एटलीस्ट 35 से 40% कम कर दें। कॉन्शियसली आपको ये करना पड़ेगा। और थर्डली, अगर आप ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो फिर आपको उससे पहले काफी मतलब प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, जिससे कि बॉडी में कोई टायर्डनेस ना हो। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि देखिए, अब जब हम इस तरह की बातों पे जब हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा कई लोगों को ये भी लग सकता है कि देखिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और वहां से जो है आप ज्ञान दे रहे हैं बाकी लोगों को। लेकिन देखिए, हमारा काम है कि सबक लेना और आपको थोड़ा सा बाखबर करना कि हम इस तरह के हादसों से सबक क्या ले सकते हैं। जब साइरस मिस्त्री साहब का निधन हुआ उसके बाद से आपने देखा होगा कि सीट बेल्ट लगाने को लेकर, बाकी चीजों को लेकर कितनी जागरूकता आई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें किसी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी का वेट करना चाहिए सीख लेने के लिए। हमारे आए दिन आसपास आम लोग मारे जा रहे हैं, हमें हर एक्सीडेंट से सबक लेना है और कैसे वो एक्सीडेंट कम हो पाए, हमें इस दिशा में काम करना है। लेकिन उसके बावजूद ये जो सर मैं अक्सर सुनता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हुए सुनने में आता है कि फलाना एक्सीडेंट हो गया क्योंकि ड्राइवर को झपकी आ गई। अब आप क्या कहेंगे सर, ये थोड़ा सा जिम्मेदारी ये भी लेनी चाहिए कि आप प्रॉपर रेस्ट करें, क्योंकि आपके साथ जो दूसरी सवारियां और सड़क पे जो दूसरे लोग हैं, सामने से आ रही गाड़ियां हैं, राहगीर हैं, उनकी जिंदगी का भी मसला है। इसलिए रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा सर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी जिम्मेदारी का काम। एब्सोल्युटली, रेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। एक और चीज मैं ये कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, टिपिकली इन विंटर्स इन नॉर्थ इंडिया, तो आपको यू मस्ट हैव अनदर ड्राइवर विथ यू। अगर आपको नींद आ जाए तो आप गाड़ी साइड पे लगाइए, पानी पीजिए, मुंह को धोइए और दूसरे ड्राइवर को बताइए कि अब आप चलाइए फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एकदम सही बोला कि ये सिर्फ खुद का मतलब जान को जोखिम नहीं डालना होता है, बाकी लोगों का भी। ये एक केस था जहां पे उनको खुद एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अगर वो किसी और व्हीकल को मारते फिर उन लोगों की जान भी जा सकती थी। जैसे आपने आंकड़े सुनाए हैं, सिर्फ सीट बेल्ट नहीं पहनने से और हेलमेट नहीं पहनने से अगर लोग वो पहन लेते तो 60,000 जानें बच जाती ना। इंजरी होती शायद, लेकिन जानें बच जाती। हालांकि सर आज एक बड़ा वियर्ड सा ऑब्जर्वेशन में, वियर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जो कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाइए, कभी कभी देखिए जिंदगी आपके साथ किस तरह से बिहेव करेगी कोई नहीं जानता। अब आज जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूं, मैं इसकी पुष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है, ना ही जी बिजनेस इसकी पुष्टि कर रहा है। लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं उनमें एक पुलिस वाले का बयान छापा गया है और उसमें यह कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत इसलिए निकल पाए शीशा तोड़ के क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, और अगर वो सीट बेल्ट शायद लगाए हुए होते तो शायद वो फंस जाते या थोड़ी सी भी लेट होती तो शायद हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन इस मामले में सिर्फ हम यही कह सकते हैं सर, क्योंकि सीट बेल्ट की अहमियत कम नहीं हो जाती, यही कह सकते हैं कि लकी रहे ऋषभ। एब्सोल्युटली, ये बोलना कि वो बच गए क्योंकि सीट बेल्ट नहीं पहने थे, ये मैं कहूंगा कि ये ठीक है, फैक्चुअल है कि नहीं, इट इज क्वाइट
ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये जरा इरेस्पॉन्सिबल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे लोगों का जो एक माइंडसेट है सीट बेल्ट ना पहनने का, वो उसको और बढ़ावा देता है। सीट बेल्ट पहनना बहुत ही जरूरी है। सीट बेल्ट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड अ पैसिव सेफ्टी सिस्टम। मतलब अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, अब इतना ज्यादा एक्सीडेंट होने का भी जरूरत नहीं है, अगर छोटा सा एक्सीडेंट, अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, तो सीट बेल्ट आपकी जान बचाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीट बेल्ट पहनना। और सिर्फ ड्राइवर का नहीं, अभी तो रियर पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट पहनना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड हेलमेट्स, नॉट ओनली द राइडर बट आल्सो द को राइडर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट को वही कि किस पर्सपेक्टिव में लेना है, लेकिन पूरे अगर आप नटशेल में देखेंगे तो सीट बेल्ट तो आपको हर हाल में लगाना ही है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि सीट बेल्ट आपकी जिंदगी को किस कदर बचा सकती है। अब थोड़ा सा ये सीख की बात हो गई, नसीहत की बात हो गई, अब थोड़ा सा अगर आज हादसे का एनालिसिस करें तो आप अचानक से एक चीज ऑब्जर्वेशन जो समझ में आया और जिससे ये ज्यादा थोड़ा सा चिंता हो गई, अचानक से गाड़ी में आग लग गई सर। ये इसका क्या कारण है? अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स के बाद गाड़ी में आग लगना थोड़ा रेयर होता है, लेकिन आग लगने के बाद गाड़ी एकदम से खाक हो गई। क्या इसका वजह आप मानते हैं सर? हाँ, ये तो जब इसका पूरा जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब एक्चुअली मालूम चलेगा। लेकिन मैं जो सोचता हूँ, द ओनली वे कुड बी, क्योंकि एक सबसे पहले दिस हैज टू बी अ हाई स्पीड एक्सीडेंट। सेकेंडली, क्योंकि ये गई ओवर द डिवाइडर एंड द डिवाइडर वाज मेटल, मुझे जो लगता है कि फ्यूल टैंक इससे कट गया था। Okay, and because the fuel tank got cut and it was high speed and the high impact and high friction, the temperature went up so much because of the impact of the crash and then the somersaulting of the vehicle, that the vehicle caught fire. नहीं तो ये होना तो मतलब it is a freak accident, very frankly. इस टाइप का एक्सीडेंट एक फ्रीक एक्सीडेंट है, और वेरी फ्रैंकली ऋषभ पंत का बचना भी काफी फ्रीक बचना है, क्योंकि वेल ही इज अलाइव एंड ऑल ऑफ अस विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड द बेस्ट ऑफ रिकवरी। बट व्हाटएवर मिस्टेक्स उन्होंने करी हैं, वो उनको कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वो उससे सीख लेंगे ही स्वाभाविक रूप से। लेकिन एक चीज की हमें बड़ी खुशी है और इसमें ऋषभ पंत की दाद देनी होगी कि फाइटर की तरह उन्होंने इस हादसे से बाहर आने की कोशिश की। इतना इंजरी उनको हो गया था, थैंक्स टू हिज फिटनेस। मैदान पर जो फिटनेस होती है उसका आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो रियल लाइफ में फिटनेस चाहिए होती है, वो स्ट्रेंथ, वो फिटनेस, वो मेंटालिटी, वो स्टेबिलिटी, वो दिखाया आज ऋषभ पंत ने। और एक हीरो की तरह, हम तो कहेंगे हीरो की तरह वो बाहर निकले, खुद की जान बचाई और खुद के लिए मदद की, और इसलिए आज वो आउट ऑफ डेंजर है और ये बहुत खुशी की बात है। हम तो विश करते हैं बहुत जल्दी ऋषभ पंत न सिर्फ हॉस्पिटल से बाहर आए, हमको मैदान पर भी उनको देखना है। लेकिन एक चीज सर जो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो गाड़ी की इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, आप गाड़ी कौन सी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इससे मायने नहीं रखता, लेकिन गाड़ी की इंपॉर्टेंस की, आप कितनी रोबस्ट, कितनी सेफ गाड़ी खरीद रहे हैं, ऐसे ही मौकों पर परख होती है सर। हमने देखा कि गाड़ी के आगे से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन हमने देखा जो ड्राइविंग जो सीट है बमुश्किल ही पैर तक छू पाया होगा इंजन। मतलब इतना गाड़ी का सेफ्टी का थोड़ा अहमियत नजर आता है सर। एब्सोल्युटली, वेरी फ्रैंकली, पैसे इसी के हैं, पैसे इसी इंजीनियरिंग की है, पैसे यही सेफ्टी सिस्टम्स की है। एंड इसीलिए जो भी गाड़ी खरीदे, मतलब 2 व्हीलर खरीदे, 4 व्हीलर खरीदे, यू हैव टू बाय द व्हीकल विद द लेटेस्ट सेफ्टी सिस्टम्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाड़ी की सिर्फ वेट से गाड़ी रोबस्ट नहीं बनती है, गाड़ी की कंस्ट्रक्शन से गाड़ी रोबस्ट बनती है। किस तरीके से बनाया गया है, उसके क्रैश जोन्स कहाँ पर है, उसकी इंजीनियरिंग कैसी है, और उसमें सेफ्टी सिस्टम्स क्या लगाए गए हैं। उसमें अब वो चला रहे थे शायद GLE, तो उसमें तो द लेटेस्ट एब्सोल्यूट हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम्स होंगे जो कि एक्टिवेट हो चुके होंगे तब तक, जैसे ही पहला मतलब जब उन्होंने मारा होगा डिवाइडर को। लेकिन अगर उतना एक्सपेंसिव व्हीकल भी नहीं है, फिर भी आपको गाड़ी वही लेनी चाहिए जिसमें एयर बैग्स हों, सीट बेल्ट तो आजकल आते ही हैं, और जिसमें जितनी ज्यादा सेफ्टी सिस्टम्स हों वो हों गाड़ी में। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ियों की आजकल, हालांकि गवर्नमेंट की कोई
क्रैश टेस्ट रिपोर्ट तो आती नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडीज की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं। उस क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स पे जाना चाहिए आदमी को, जरूर जाना। वैसे सर मेरा आखिरी सवाल ही था, लेकिन मैं एक लगे हाथ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इस पे शो भी किया था और हमें थोड़ा सा बड़ा चौंकाता भी है कुछ कम। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, नाम लेने से फायदा नहीं है, क्योंकि बयान शायद एक कंपनी की तरफ से आया हो, लेकिन एक सब टेक्स्ट जो है, सोच जो है सारी कंपनियों के रहता है, और वो यही रहता है कि इस तरह के क्रैश टेस्ट, सेफ्टी फीचर्स के लिए इंसिस्ट ना करे सरकार। खास तौर से उनको ये लगता है कि उनका बिजनेस प्रभावित होगा, जो एंट्री लेवल पैसेंजर्स हैं वो उनसे छिटक जाएंगे, गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, सेंटिमेंट पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है सर आज सीख लेनी चाहिए उन कंपनीज को भी। जरूर लेनी चाहिए, और ये सिर्फ ये स्पेसिफिक एक्सीडेंट की वजह से नहीं, द फैक्ट दैट हमारे देश में हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। एब्सोल्युटली। और उसमें अगर कार का देखें तो उसमें कितना, आपने आंकड़े बताए हैं, सीट बेल्ट की वजह से 40,000 इंजरीज और करीबन 16,000 डेथ्स बिकॉज ऑफ सीट बेल्ट्स। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि सेफ्टी सिस्टम्स लगाने से और क्रैश टेस्ट नॉर्म्स डालने से गाड़ियां एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो गाड़ियां एक्सपेंसिव होने दीजिए। और अगर वो सोचते हैं कि वो लॉबी करके ये नॉर्म्स को वो मैंडेटरी नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा कि इवेंचुअली आज का जो कंज्यूमर है वो बीते दिन से बहुत ज्यादा अवेयर है, वो सोशल मीडिया पे देखता है, वो सब जगह सुनता है, वो आप जैसे प्रोग्राम्स करते हो वहां पे सुनेगा, उसको मालूम चल जाएगा कि मुझे वही गाड़ी लेनी चाहिए और मैं चेक करूंगा कि इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। तो अगर इस फलाने ब्रांड की गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग 1 स्टार है और उसकी 3 स्टार है और उसके लिए मुझे 10 से 15 या 20,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं, मैं दूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ प्रेशियस है, मेरे साथ जो जाते हैं गाड़ी में उनकी लाइफ प्रेशियस है, और वेरी फ्रैंकली सड़कों पे दूसरे जो लोग हैं उनकी भी लाइफ प्रेशियस है। एब्सोल्युटली सर। और हमने आपके साथ भी और दूसरी चर्चाओं में भी ये पाया है कि बहुत हाई एंड गाड़ियों की तो हम बात नहीं कर रहे, लग्जरियस गाड़ियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन एंट्री लेवल गाड़ी को भी अगर आप बहुत ज्यादा सेफ बनाने की कोशिश करते हैं तो इतना ज्यादा पैसा नहीं बढ़ जाता है। और ये कंज्यूमर पे छोड़ दीजिए ना, कंज्यूमर पे छोड़िए, आप पैसा मांगिए, उनसे मांगिए कि भाई हमको सेफ्टी के लिए आपका खर्चा लगा है, तो आप कंज्यूमर देगा उसको अपनी सेफ्टी। आज जैसे जब आप खाना खाने जाते हो बाहर बच्चों के साथ जी, आप खुद अगर जाते हो तो आप सोचते चलो यार बाहर सड़क पे किसी ढाबे पे खा लूं या फिर किसी रेडी वाले से कुछ खा लूं, आप अपने बच्चे को वहां ले जाओगे क्या? नहीं ले जाओगे। एब्सोल्युटली। यू विल टेक योर चिल्ड्रन टू अ प्रॉपर ईटिंग प्लेस जहां पे क्लीनलीनेस हो, सेफ्टी हो, फूड की क्वालिटी का एक बेसिक एक स्टैंडर्ड हो। बिल्कुल। और थोड़ा सा और थोड़ी सी बिल्कुल सही बात है, और थोड़ी सी किफायती सोच के भी होंगे तो वो हर वीकेंड नहीं ले जाएंगे, वो मंथ एंड पे ले जाएंगे, लेकिन वो सही जगह ले जाएंगे। तो कंज्यूमर के ऊपर छोड़ दीजिए ना आपकी वो कैसे। मेरा तो एक और आर्ग्यूमेंट है इसमें। हाँ कि अगर आप आज सिर्फ 1000 गाड़ी पे एयरबैग्स लगाओगे तो एयरबैग्स का एक पर्टिकुलर प्राइस होगा। कल अगर आप वही एयरबैग्स 1 लाख गाड़ी पे लगाओगे तो प्राइस खुद ब खुद कम हो जाएगा। हाँ, ये आपने बहुत ही पते की बात बोली। वाकई में अगर सब पे लगने शुरू हो जाएं तो स्वाभाविक रूप से उसकी डिमांड जनरेट होगी और बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसके जो प्राइसेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। तो अब मुझे लगता नहीं है कि कोई लॉजिक रह गया है। अब अगर फिर भी अभी भी ये सोच है तो फिर ऐसी सोच को तो हम क्या ही करें, दूर से सलाम। पर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच अविक सर, आपने वक्त निकाला। और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ बहुत संवेदनशील मसला है। हम सोच भी रहे थे कि ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ है, कई लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि इधर ऋषभ का एक्सीडेंट हो रहा है और ये देखिए यहाँ पर ज्ञान की पोथी खोल के बैठ गए, लेकिन हमें लगा नहीं, हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई समझना चाह रहा होगा कि क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, इसकी क्या पढ़ते हैं। एक बार फिर से ऋषभ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जल्दी रिकवर होके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। दूसरी कवर स्टोरी हमारी आज की। धोखेबाज आए दिन ग्राहकों को किसी न किसी तरह का हथकंडा अपनाकर ठगते ही रहते हैं। धोखेबाजों की ठगी से कैसे बचें और रिजर्व बैंक के अधीन आने वाले बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से कोई समस्या है तो शिकायत कैसे करें, इन तमाम मुद्दों पर जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार ने खास बातचीत की है रिजर्व बैंक की लोकपाल डॉक्टर नीना रोहित जैन से। आप भी देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार। बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इस तरह के तमाम सारे फ्रॉड्स जो होते हैं या ग्राहकों की शिकायतें होती हैं,
उनसे जुड़ी समस्याओं का निपटारा कैसे बेहतर तरीके से किया जाए, कैसे अच्छे तरीके से शिकायत की जाए कि जल्दी उसका हल निकले, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम डॉक्टर नीना रोहित जैन से, जो रिजर्व बैंक के लोकपाल हैं, और समझेंगे कि कैसे असरदार तरीके से शिकायत की जाए ताकि हल निकल पाए। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि किन किन संस्थाओं के खिलाफ रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है? जैसा आप जानते हैं, रिजर्व बैंक के अंडर बहुत सारी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, सारी फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, जिसमें कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसकी जमा राशि 50 करोड़ से ऊपर है। इसके अतिरिक्त नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो कि सभी बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिसमें असेट साइज 100 करोड़ हो, या फिर वो सब नॉन बैंकिंग कंपनीज जहाँ जो डिपॉजिट लेती हैं, ये सभी लोकपाल के अंतर्गत है। इसके अलावा जो नॉन बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको हम आम भाषा में वॉलेट्स प्रोवाइडर्स कहते हैं, वो भी लोकपाल में हैं। ये हैं जैसे अमेज़ॉन पे, फ़ोन पे, मोबीक्विक, और हाल ही में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे कि सिबिल, ये भी लोकपाल के अंतर्गत आती हैं। बेहतर तरीके से शिकायत की सुनवाई हो, इसके लिए किन बेसिक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है शिकायतकर्ता के लिए? कंप्लेंट का फर्स्ट रिजॉर्ट जो होगा वो अपने बैंक के पास या नॉन बैंक के पास जाए। अगर 30 दिन के अंदर उत्तर वहाँ से ना मिले, या जो उत्तर मिले या जो निवारण मिले वो संतोषजनक ना हो, तो शिकायतकर्ता लोकपाल के पास अपनी शिकायत लेके आ सकता है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि शिकायत पहले वो वहाँ पर करे और उसकी प्रतिलिपि हमें अवश्य दे। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं एक बार फिर से आपसे समझना चाहूँगा कि शिकायत करते समय किन बेसिक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपकी शिकायत अच्छे तरीके से उसकी सुनवाई हो सके। जब आप लोकपाल के पास आएँ तो कुछ डिटेल्स देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पूरा नाम, पता, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी शिकायतकर्ता का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिस बैंक या एनबीएफसी के खिलाफ कंप्लेंट की गई है, उस रेगुलेटेड एंटिटी का नाम, शाखा का नाम और पता दें। इसके अलावा कंप्लेंट का जो नेचर है, पूरे कंप्लेंट का ठीक से ब्यौरा देना, क्या हानि हुई है और आप लोकपाल से किस तरह की राहत मांग रहे हैं, ये सब का डिटेल देना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि जो भी आप तथ्य लिख रहे हैं, जो भी कंप्लेंट आप बता रहे हैं, उसके समर्थन में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो ज़रूर साथ में लगाएं। शिकायत करने का सबसे अच्छा, तेज और सटीक जरिया क्या? सबसे बेहतर और शीघ्र तरीका है ऑनलाइन कंप्लेंट करना। हमारी वेबसाइट पोर्टल, कंप्लेंट पोर्टल जो है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के ऊपर, इसका एड्रेस है cms.rbi.org.in। इस पोर्टल पे जाके आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आरबीआई की वेबसाइट जो है उसके होम पेज पे एक लॉन्च अ कंप्लेंट आइकॉन है, उस पर क्लिक करने से भी ये पोर्टल पे आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल पे कंप्लेंट करने का सबसे खास कारण ये है कि कंप्लेंट लॉन्च करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आपके मोबाइल नंबर पे उसका मैसेज आ जाता है, और उस कंप्लेंट नंबर को लेकर आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करना है? जो भी कॉम्प्रोमाइज कार्ड है उसको ब्लॉक करा दें, और ये नहीं कि जो कार्ड पे फ्रॉड हुआ है उसी को ब्लॉक कराएं। उसके अलावा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, उससे संबंधित जितने भी खाते या कार्ड्स हैं उनको भी ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप साइबर पुलिस में भी इसकी सूचना दें। उनका एक टोल फ्री नंबर है 1930, उस पर भी फ्रॉड की सूचना तुरंत जारी करें। तो अगर डिजिटल फ्रॉड होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको डोंट्स बताऊंगी कि जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए है वो है कि अपने अकाउंट या खाते का विवरण किसी को भी ना दें। अपने कार्ड के डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के डिटेल्स भी किसी से शेयर ना करें, चाहे वो आपको बैंक का कोई विश्वसनीय ऑफिसर ही लगे, क्योंकि बैंक ऐसी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स ग्राहक से कभी नहीं मांगता है। वन टाइम पासवर्ड आपके पास आए वो भी किसी से शेयर बिल्कुल ना करें। एक और है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स का जो ईमेल अगर आपने उसमें रजिस्टर किया हुआ है, उसका जो पासवर्ड है वो भी अपने पास ही रखें और किसी से शेयर ना करें। वहाँ से भी धोखा होने के बहुत चांसेस होते हैं। अक्सर हमने ये सुना है कि केवाईसी अपडेट करने के लिए या उसे शीघ्र अपडेट कराने के लिए
हमारे पास फ़ोन आते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी देने से पहले बहुत आप वेरीफाई कर लें कि ये विश्वसनीय सूत्र से है। ज़रा भी डाउट हो तो अपनी ब्रांच को ज़रूर कांटेक्ट करें। अनजान कोई भी ऐप को डाउनलोड ना करें। हम लोग आजकल बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, उनको ज़रूर सोच समझ के जो ज़रूरी है उसी को डाउनलोड करें। और जो लिंक्स आती हैं वो भी कोई भी अनजान लिंक पे भी क्लिक ना करें। अपने सारे ऐप्स जो आप मोबाइल फ़ोन पे खोल के रखते हैं उससे ध्यान से उनको बंद करना भी बहुत आवश्यक होता है, उनको क्लोज़ करना। अक्सर कलेक्ट रिक्वेस्ट जो होती है उसमें भी धोखा हो जाता है, क्योंकि कलेक्ट रिक्वेस्ट के लिए कोई भी पिन, यूपीआई पिन या मोबाइल पिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि पैसा रिसीव करने के लिए कोई भी पिन को देना ज़रूरी नहीं है, या बारकोड या क्यूआर कोड को भी स्कैन ना करें। बिल्कुल, आपने बताया कि किन चीज़ों को नहीं करना है, कैसे बचना है, लेकिन अगर फ्रॉड हुआ है तो आगे के कदम क्या होने चाहिए, कैसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जब भी कोई ऐसी फ्रॉड हो तो तुरंत ही अपने बैंक या वॉलेट प्रोवाइडर को कांटेक्ट करें, अपने कार्ड को ब्लॉक कराएं, साइबर पुलिस में सूचना दें। यदि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है और उसका मैसेज आपके पास आ रहा है, जैसे कि कोई ओटीपी आ रहा है या ऐसा कोई मैसेज आ रहा है कि बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड हो रहे हैं, तो उस पर भी खास ध्यान रखें और तुरंत अपने बैंक को सूचना दें कि हमने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ये भी ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सेफ नेटवर्क से ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें। बेहतर है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कोई पब्लिक या फ्री एक्सेस नेटवर्क से ना करें। कस्टमर केयर नंबर की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है और हमें कॉल करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे इंटरनेट पे सर्च ना करें, क्योंकि वो कुछ नंबर जाली हो सकते हैं। या तो आप अपने बैंक की वेबसाइट से ही वो कस्टमर केयर नंबर उठाएं, या फिर जो वेलकम किट आता है उसको ध्यान से रखें और उसी से वो कस्टमर केयर नंबर उसी पे कांटेक्ट करें। अवेयरनेस के लिए इस तरह की और क्या क्या चीज़ें रिजर्व बैंक कर रहा है ताकि लोग फ्रॉड से बच सकें? हमने एक खास बुकलेट निकाली है, बी अवेयर, जो कि हमारी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे प्रेषित है। इसमें फ्रॉड्स के सभी मोडस ऑपरेंडी बताए गए हैं और उनसे कैसे सावधान रहें उसके बारे में भी जानकारी दी है। एक और प्रेस रिलीज रिजर्व बैंक ने जारी किया है 28 जनवरी 2022 को, जिसमें साइबर फ्रॉड्स के बारे में सारी जानकारी दी गई है। कॉमिक अभी रिजर्व बैंक ने जारी की है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो है राजू एंड 40 थीव्स। इसमें भी कॉमिक के द्वारा सभी फ्रॉड्स के और की मोडस ऑपरेंडी को समझाया गया है और उससे बचने के उपाय भी दिए गए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जानकार रहिए और सतर्क रहिए। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इससे ग्राहक अपने अधिकार समझेंगे, जानेंगे और सचेत रहेंगे। और बुलेटिन की शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज पंचतत्व में विलीन हो गईं। गुजरात के गांधीनगर में एक शमशान घाट में साधारण तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा। इस रिपोर्ट में देखिए हीराबा की अंतिम यात्रा। मां चली गई, अब यादें बाकी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक देश की सबसे ताकतवर शख्सियत की मां हीराबेन ने जिस सादगी के साथ अपने जीवन को जिया, उसी सादगी के साथ शतायु होकर वो दुनिया से विदा हो गई। – 18 जून को उन्होंने अपने जीवन के 100वें पड़ाव को पूरा किया था और 30 दिसंबर की सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबेन ने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरन खबर दी गई। दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने से पहले जीवन के सबसे बड़े दुख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह दुखद खबर दी। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मां के अंतिम दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री दिल्ली से सीधे अहमदाबाद और अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंचे।
मां के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई गाड़ियों का काफिला या कोई प्रोटोकॉल नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर थे। सबसे पहले उन्होंने मां के चरणों में पुष्प अर्पित किए, झुककर मां के चरणों को प्रणाम किया। इसके बाद एक बेटे के कंधों ने सबसे बड़ा भार यानी अपनी मां की अर्थी को उठाया और भाइयों के साथ मिलकर मां का अंतिम संस्कार किया, मां को मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिश्तों की सबसे मजबूत डोर हीराबेन थी और उनके पार्थिव शरीर के पंचतत्व में विलीन होने के बाद भले ही मां का प्यार भरा स्पर्श उन्हें अब न मिल पाए, लेकिन मां का आशीर्वाद मां के जाने के बाद भी उनके साथ रहेगा। इंडिया 360 में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां और इनमें मौजूद 5100 से अधिक एक्टिव कंपाउंड से सैकड़ों रोगों से आपको बचाते हैं और आपके पूरे परिवार को आयुष्मान बनाते हैं। एक्टर की जिंदगी हो या आपकी, हम सभी को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। We all face the same challenges, पर हम कभी हार नहीं मानते। Since 30 years, Flamingo और हम, an aid for a new life. How do you see the opportunity for India as it assumes the presidency of the G20? As India takes over leadership of G20, we'll do everything possible in ensuring that the leadership is a great success for India. When the whole world applauds India, I'm sure the world will also note the contribution made by the Institute of Chartered Accountants of India. नए साल पर हर कोई नए संकल्प यानी नए रेजोल्यूशंस की प्लानिंग करने लगता है। कैसे छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं, हेल्थ रेजोल्यूशन से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नए साल पर हर कोई अपने जीवन में बदलाव के प्रण लेता है। इस प्रण को ही लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं। ज्यादातर लोग नए साल पर अपनी सेहत से जुड़े नए प्रण लेने की प्लानिंग करते हैं। अगर आप भी नए साल पर सेहत से जुड़ा कोई रेजोल्यूशन अपनाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला है शारीरिक सेहत, दूसरा आपकी आंतरिक सेहत, तीसरा मानसिक सेहत पर फोकस करके आप 2023 को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात शरीर की, तो शरीर को फिट रखने के मंत्र भी जान लीजिए। अगर आप रोजाना वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो कई एक शानदार क्वालिटी की लाइफ जी सकते हैं। दरअसल नियमित व्यायाम करने से हमें कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचने और उसे मैनेज करने में मदद मिलती है। नियमित व्यायाम से स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिप्रेशन, आर्थराइटिस, मोटापा, अनिद्रा जैसी कई बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है। शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए आप जिम, वॉक, किक बॉक्सिंग, डांस, जुम्बा या कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का रेजोल्यूशन ले सकते हैं। ये तो रही शरीर को फिट रखने की बात। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए स्वस्थ भोजन करना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा तला भुना भोजन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको हेल्दी भोजन लेना चाहिए।
ज्यादा मसालेदार खाना खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए ऐसे खाने से बचना चाहिए। आप किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलकर अपनी डाइट प्लान में तब्दीलियां कर सकते हैं। जंक फूड से दूर रहना, मौसमी फल सब्जियां खाना, शुगरी फूड और मिठाइयों पर कंट्रोल, कम तेल और कम मसालेदार खाना खाने का रेजोल्यूशन भी आप ले सकते हैं। भारत सरकार की ओर से 2023 को मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है, लिहाजा आप इस साल मोटा अनाज खाने का प्रण भी ले सकते हैं। व्यायाम और खान पान के बाद बारी आती है मानसिक स्वास्थ्य की, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। स्ट्रेस, चिंता, अवसाद से दूर रहने के लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही ध्यान और योग अपना सकते हैं। तनाव कम करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस, छुट्टियों पर जाना, फैमिली के साथ वक्त बिताना या किसी एक हुनर को सीखने का रेजोल्यूशन भी आप ले सकते हैं। नए साल में मोबाइल पर स्क्रीन टाइम कम करने, सोशल मीडिया से ब्रेक, नई जगहों और नए किताबों को एक्सप्लोर करने का संकल्प भी आपको मानसिक रूप से हेल्दी बनाएगा। कुल मिलाकर सेहत के मोर्चे पर 2023 आपको एक शानदार अनुभव देने को तैयार है। आपको बस लेना है एक संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नए साल के मौके पर सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार ने सीनियर सेविंग स्कीम, मंथली इनकम सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र सहित पोस्ट ऑफिस के सभी टाइम डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब एक साल की स्कीम पर 5.5% की जगह 6.6% ब्याज मिलेगा। इसी तरह से 2 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.8% हो गई है। 3 साल की स्कीम पर 6.9% ब्याज मिलेगा। 5 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़ाकर हो गई है 7%। सीनियर सिटीजन सेविंग प्लान पर ब्याज दर 8 हो गई है, जबकि मंथली इनकम प्लान पर ब्याज दर बढ़कर 7.1 हो गई है। हालांकि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आइए अब देखते हैं टेक टॉप 10। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टेक की दुनिया के सबसे बड़े 10 अपडेट्स के बारे में। LG के लेटेस्ट टेलीफोटो लेंस से लेकर ट्विटर आउटेज तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या हुआ खास। गीगाबाइट ने इंटेल 12th जेन के साथ लॉन्च किया गीगाबाइट G5 गेमिंग लैपटॉप। 15.6 इंच FHD एंटी ग्लेयर LCD डिस्प्ले से लैस ये लैपटॉप विंड फोर्स कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो लैपटॉप को हाई लोडिंग गेमिंग सेशंस में बेटर परफॉर्म करने में मदद करती है। इसके साथ ये लैपटॉप हायर FPS परफॉर्मेंस और मिनिमल बेजल्स के साथ आता है। WhatsApp पर जल्द आ सकता है एक नया फीचर जिससे यूजर्स मल्टीपल चैट्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फीचर पहले WhatsApp के डेस्कटॉप बीटा वर्जन के लिए आएगा। इससे यूजर्स मल्टीपल चैट्स को म्यूट या अनरेड कर पाएंगे। LG ने अनाउंस किया कैमरा लवर्स के लिए अपना ऑप्टिकल टेलीफोटो जूम कैमरा मॉड्यूल। ये यूजर्स को अलाउ करेगा कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जूम कर सके, लेकिन बिना पिक्चर या वीडियो क्वालिटी लॉस के। इसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES 2023 में रिवील किया जाएगा। ट्विटर यूजर्स ने फेस किया मेजर आउटेज। ये आउटेज ग्लोबली देखने को मिला। डाउनडिटेक्टर.com के मुताबिक कई यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, वहीं कई यूजर्स को ट्वीट्स नहीं दिख रही थी। इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट में कहा कि आउटेज बैकएंड सर्वर चेंजेस की वजह से हुआ था। Redmi ने लॉन्च किए 3 नए प्रोडक्ट्स, Redmi Band 2, Redmi Watch 3 और Buds 4 Lite। Watch 3 1.75 इंच AMOLED डिस्प्ले, SpO2 ट्रैकर और स्लीप ट्रैकर जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है। वहीं Band 2 1.47 इंच की स्क्रीन, 30 स्पोर्ट्स मोड्स और अप टू 14 डेज बैटरी लाइफ के साथ लॉन्च की गई है। बोल्ट ने लॉन्च की अपनी प्रीमियम स्मार्ट वॉच बोल्ट ऑडियो रोवर। 1.3 इंच AMOLED डिस्प्ले से लैस ये स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आती है। कंपनी के मुताबिक ये वॉच 10 दिन की बैटरी लाइफ के साथ आती है। साथ ही 100 स्पोर्ट्स मोड्स, 150 प्लस वॉच फेसेस और IP68 रेटिंग जैसे फीचर्स भी इस वॉच में यूजर्स को मिलेंगे।
Redmi ने अपने 3 प्रोडक्ट्स के साथ Redmi K60 सीरीज भी की लॉन्च। इसमें 3 स्मार्टफोन्स K60, K60 Pro और K60e शामिल हैं। Redmi K60 और K60e Qualcomm और MediaTek चिपसेट के कॉम्बिनेशन से लैस है। वहीं Pro मॉडल Snapdragon 8 Gen 2 SoC के साथ लॉन्च किया गया है। कैमरा की बात करें तो तीनों फोन्स में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलेगा। सैमसंग ने अनाउंस किए अपने नेक्स्ट जनरेशन गैलेक्सी लैपटॉप्स। ये लैपटॉप्स सैमसंग अपने अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी S23 सीरीज के साथ लॉन्च करेगी। सैम मोबाइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये लैपटॉप्स इम्प्रूव्ड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस, बेटर सॉफ्टवेयर के साथ आएंगे और 13th जेन इंटेल कोर प्रोसेसर्स से लैस होंगे। फायरबोल्ट ने अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट ग्लैडिएटर की इंडिया में लॉन्च। ये वॉच 1.96 इंच HD डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और 123 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ आती है। लुक की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये एप्पल वॉच अल्ट्रा से काफी मिलती जुलती है। आने वाले कुछ दिनों में पोको C50 स्मार्टफोन हो सकता है इंडिया में लॉन्च। 6.52 इंच HD प्लस डिस्प्ले, ऑक्टा कोर MediaTek चिपसेट से लैस स्मार्टफोन, ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बैटरी और 10 वॉट फास्ट चार्ज के साथ लॉन्च हो सकता है। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। और आइए अब करते हैं बात बाजार की। साल के आखिरी कारोबारी दिन बाजार लाल निशान में बंद हुए। बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी के चलते यहां भी असर दिखा। दोपहर के करीब बाजार में हल्की गिरावट दिखी, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार पर बिकवाली हावी हो गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 293 अंक गिरकर 60,840 पर बंद हुआ। निफ्टी की अगर बात करें तो 86 अंक फिसल कर 18,105 पर बंद हुआ। बाजार ने आज सीमित दायरे में कारोबार किया। और मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल गुप्ता। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन एंड इनफैक्ट 2022 का आखिरी सेशन, यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बाजारों में दबाव हमें देखने को मिला, जहाँ पर निफ्टी लगभग 80-85 अंकों की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। साथ ही बैंक निफ्टी भी लगभग 0.5% गिरता हुआ नजर आया। बट लार्जली अगर आप देखें तो निफ्टी 500 ब्रॉडर मार्केट में थोड़े से सपोर्ट मिलते हुए नजर आए थे, बट फ्रंटलाइन इंडेक्स पर दबाव आता हुआ दिख रहा था। जहाँ तक निफ्टी गेनर्स की बात है, उसमें बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, टाइटन, ONGC जैसे स्टॉक शामिल रहे, जहां पर 1.5 से 2.5% तक की तेजी हमें इंट्राडे में भी देखने को मिली। पर गिरावट का रुझान SBI लाइफ, ICICI बैंक और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स पर आता हुआ नजर आ रहा था। कुछ स्टॉक्स इन फोकस भी रहे, जहां पर HG इंफ्रा जिन्होंने ऑर्डर विन किया था, यहां पर अच्छी तेजी रही। उस वजह से पूरे दिन के दौरान और NCL इंडस्ट्रीज में भी पॉजिटिव प्रमोटर बाइंग एक्शन की वजह से लगभग 2.5% के गेन्स भी देखने को मिले। टॉप गेनर्स में हाइकल, यहां पर अनएक्सपेक्टेड स्पाइक आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। करीबन 11-11.5% तक की दमदार तेजी इसने क्लॉक इन की। साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूरेका, फोर्ब्स जैसे स्टॉक्स भी बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखाते हुए नजर आए। 8% से ज्यादा के गेन्स आपको इन तमाम छोटे मझौले शेयरों में देखने को मिल रहा था। पर गिरावट भी थी इनमें, जिसमें एप्टस वैल्यू हाउसिंग, अदानी ट्रांसमिशन, मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स 3 से 5% तक भी लुढ़कते हुए नजर आए। तो लार्जली जो ब्रेड थी वो डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर थी। इनफैक्ट आखिरी आधे पौने घंटे में ओवरऑल बाजारों में थोड़ी ज़्यादा जो गिरावट है वो गहराती हुई नजर आई। बट यही देखना है कि सोमवार को जब हम कारोबारी हफ्ते में वापस लौटते हैं एंड 2023 की शुरुआत करते हैं, तो किस तरह से हमारी ये इनिंग्स जो है ओपन होती है। और साल के आखिरी कारोबारी दिन भले ही शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हों, लेकिन नए साल में एक्सपर्ट्स को बाजार में अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है। जी बिजनेस के मेगा पोल में एक्सपर्ट्स ने बताया कि 2023 में बाजार से कैसी उनकी उम्मीदें रहेंगी। जी बिजनेस मेगा पोल बता रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष। बहुत सारे सवाल पूछे और सभी जानकारों को शामिल किया, टेक्निकल जो, फंडामेंटल जो, या ब्रॉडली भी अगर आप देखें तो जो मार्केट्स को ट्रैक करते हैं इनसे भी काफ़ी सारे सवाल किए। तो पहला सवाल हमारा ये था कि साल 2023 में अगर निवेश करना है तो पैसा कहाँ बनेगा, कहाँ पर निवेश किया जाए। 4 विकल्प दिए थे हमने, इक्विटी, गोल्ड, डेट और रियल एस्टेट। लेकिन हैरत की बात है कि किसी ने भी डेट या रियल एस्टेट का नाम बिल्कुल दूर दूर तक नहीं लिया। एक भी जानकार ऐसा नहीं था जहां पर सहमति उनकी नजर आती हुई। लेकिन इक्विटी पे सबका भरोसा लगातार बना हुआ है। 74% बाजार के जानकार ये मान रहे कि यहाँ पर जो है
पैसा आपको इक्विटीज में ही देखने को मिलेगा। हालांकि 26% ये भी कह रहे कि हो सकता है कि साल 2023 थोड़ा सा चैलेंजिंग देखने को मिले। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी काफी ज्यादा है, तो 26% का भरोसा है कि सोने को भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अब ये पूछा हमने कि अगर इक्विटीज में पैसा बन रहा है तो ये बताइए कि इंडेक्स में कितना पैसा बनेगा। बहुत सारी रेंजेस के विकल्प दिए हमने, 5%, 10% की गिरावट की भी बात की, 15 से 20% का भी विकल्प जानकारों को दिया, लेकिन कोई भी जो है गिरावट का जो है अनुमान लगाकर नहीं चल रहा। लगभग 54% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि आपको 5 से लेकर 10% तक के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और 10 से लेकर 15%, 46% बाजार के जानकारों का भरोसा है। सेक्टर की बात की तो सेक्टर कौन सा जो फोकस में रहना चाहिए, तो देखिए बैंकिंग पर 72% बाजार के जानकारों का भरोसा है कि यहाँ पर आपका पैसा बन सकता है। मेटल्स पर भी उम्मीदें हैं, 28% बाजार के जानकार ये बता रहे कि 2023 के लिए अगर आप किसी को एक सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो मेटल पर भी 28% बाजार के जानकारों का भरोसा है। ये भी पूछा हमने कि कौन से सेक्टर से दूर रहें, तो फार्मा यहाँ पर अगर आप देखें तो मेजर कंसेंसस आ रही है। 55% बाजार के जानकार ये कह रहे हैं कि फार्मा 2023 में रिटर्न नहीं देगा, इसको अपने पोर्टफोलियो में मत जगह दीजिए। और आईटी पर भी देखें तो भरोसा घटा है, 45% बाजार के जानकार ये कह रहे हैं कि आईटी भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक्स भी पूछे, लेकिन सर स्टॉक सबकी अलग अलग राय, लेकिन हमने ये देखा कि अधिकतर जानकारों से जो कुछ कॉमन नेम्स निकल कर आए हैं, 2 नाम है मैं आपके सामने रखता हूँ, फेडरल बैंक और आईटीसी। यहाँ पर ब्रॉडली अगर आप देखें तो काफी सारे बाजार के जानकार ऐसे हैं जिनका इन 2 स्टॉक्स के ऊपर भरोसा है। नए साल में बाजार, कॉरपोरेट, पॉलिटिक्स, खेल और एंटरटेनमेंट सेक्टर में क्या बड़ा होने वाला है, कौन कौन से इवेंट्स होंगे, इसका अपडेट देंगे वरुण। करने को तो बहुत कुछ है। हालांकि 2022 में हमने देखा था कि इवेंट्स काफ़ी सारे थे, लेकिन सरप्राइज इवेंट्स काफ़ी सारे मिल गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि 2023 में ऐसे सरप्राइज इवेंट्स ना मिले, लेकिन जो जानते हैं हम इवेंट्स को उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट को रिलेटेड जो इवेंट्स है उसके बारे में, तो उसमें सबसे पहले तो T+1 सेटलमेंट जो है फाइनली हर एक स्टॉक में आपको 2023 फरवरी से T+1 सेटलमेंट मिलने वाला है। इसकी शुरुआत 2022 से हो चुकी थी, लेकिन सारे के सारे स्टॉक्स जो है उनमें T+1 सेटलमेंट नहीं था। अब 2023 में सभी स्टॉक्स में T+1 सेटलमेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 31 मार्च 2023 तक आपके पास समय है। नॉमिनेशन जो है वो आप करवा दीजिएगा। अगर नहीं करवाया तो आपके यूनिट्स जो है वो भी फ्रीज हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। अब आते हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स। तो गाड़ियाँ एज यूजुअल 1 जनवरी से महंगी होती है, और सबने इस बार भी ऐलान कर दिया है कि हम अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाले हैं, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा बैंक्स में नज़र रखिएगा, क्योंकि बैंक्स को जो FX एक्सपोजर है उसके चलते करीब 20 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास की अतिरिक्त प्रोविजनिंग जो है वो करनी पड़ेगी, तो इसका असर आपको बैंक्स की प्रोविजनिंग पे देखने मिलेगा। दिल्ली NCR में कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हालांकि वैसे भी ज़्यादातर वहाँ कोयला इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई कर भी रहा होगा तो वो भी बंद होगा, क्योंकि पोल्यूशन की काफ़ी दिक्कतें हैं। इसके अलावा रेटिंग एजेंसीज जो खुद स्वतंत्र जांच करने के बाद ही अब क्रेडिट एनहांसमेंट रेटिंग जो है वो दे पाएंगी। पहले ये आउटसोर्स करती थी, अब वो नहीं कर पाएंगी। मर्जर्स जो बड़े ऐलान 2022 में हुए थे वो कंप्लीट होंगे 2023 में, तो इसमें खासकर HDFC बैंक का मर्जर और पीवीआर और आयनॉक्स का मर्जर, ये तो इंटरेस्टिंग मर्जर है जहाँ पे नजर रहने वाली है। ऑटो कंपनीज के लिए काफ़ी सारे नियम चेंज होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2023 से भारत एनकैप जो है वो लागू हो जाएगा, यानी कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है ऑटो कंपनीज के लिए वो लागू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो सरकारी यानी कि केंद्र और राज्य की गाड़ियाँ हैं, जो सरकारी कर्मचारी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, 15 साल बाद अब उनमें स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएंगी, यानी कि स्क्रैप हो जाएंगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2023 से पैसेंजर व्हीकल्स में 6 एयरबैग्स जो है वो अनिवार्य होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। अब आते हैं ग्लोबल इवेंट्स पे। तो ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट तो चाइना है, क्योंकि उन्होंने अपने रिस्ट्रिक्शंस कम किए हैं, लेकिन 8 जनवरी से पूरी तरह से चाइना ओपन अप होने वाला है। इसके अलावा याद रखिएगा किंग चार्ल्स III जो है उनका कोरोनेशन है लंदन में, यानी कि जो ताजपोशी होती है वो उनकी होने वाली है लंदन में 6 मई को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। पाकिस्तान और यूक्रेन में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है, तो यहाँ नज़र रखिएगा। इनफैक्ट इलेक्शन तो हमारे देश में भी है, और काफ़ी सारे स्टेट इलेक्शन है। आप देखिए त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, करीब 10 स्टेट के आसपास है जिनके इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम ऑलरेडी इलेक्शन फेज में चले जाएंगे। इसके अलावा G20 की जो समिट है न्यू दिल्ली में होने वाली है सितंबर के महीने में, यहाँ पे नजर रखिएगा। आखिरी में स्पोर्ट्स इवेंट बता देता हूँ, तो IPL सीजन 1, अब IPL सीजन 1 इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वुमेन्स IPL है, और पहले बार वुमेन्स IPL होने वाला है 3 मार्च से 26 मार्च के बीच में। एशियन गेम्स चाइना में होने वाले हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और ICC वर्ल्ड कप मेंस का
ये भी होने वाला है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है जहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। तो काफ़ी इवेंटफुल रहने वाला है 2023। सरप्राइजेस ना मिले तो अच्छा है, लेकिन हाँ ऐसा होता नहीं है। और अब बात करते हैं गोल्ड की। साल 2022 में सोने की चाल कैसी रही और 2023 में निवेश के लिहाज से गोल्ड कितना फायदेमंद होगा, पूरी डिटेल्स कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको 2022 की कहानी बताते हैं। और 2022 में गोल्ड में बहुत ज़्यादा उठापटक का माहौल रहा और इस भारी उठापटक के बीच गोल्ड ने करीब 15% का रिटर्न 2022 में दिया है और चांदी में करीब 13% की तेज़ी रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालांकि गोल्ड के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, 1.5% के आसपास की तेज़ी रही और चांदी में 5% की तेज़ी रही। और आप देखिए कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालांकि साल के लोअर लेवल से, निचले स्तर से 10% की तेज़ी रही और इस साल MCX पर भाव 55,000 के ऊपर गया। अब जहां तक सवाल है 2023 में गोल्ड की चाल कैसी रहेगी, तो आज हमने कुछ बड़े एक्सपर्ट से बात की है तो उनका ये मानना है कि 2023 गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा। फंडामेंटल गोल्ड के मजबूत हैं, सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। दुनिया भर में मंदी की चिंता बनी हुई है और जब भी मंदी की चिंता होती है तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है प्राइस के लिहाज से। इसके अलावा सेंट्रल बैंकों की बड़ी बाइंग हो रही है। दुनिया भर में महंगाई दर ऊंची है, लिहाजा ब्याज दरों का बढ़ना कंटिन्यू रह सकता है, भले ही उसकी रफ्तार धीमी हो जाए। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। लिहाजा अगर आपको 2022 में 60,000 का लेवल भी गोल्ड का दिख जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। मतलब ये कि नए साल में सोने का भाव, 10 ग्राम सोने का भाव 60,000 रुपए तक भी जा सकता है। ये बड़े पैमाने पर एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इसी के साथ 2022 के आखिरी इंडिया 360 में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे साल भर हमें प्यार दिया हमेशा की तरह। और हम वादा करते हैं कि सोमवार को अगले साल 2023 में जब हम मिलेंगे तो एक नई ऊर्जा, एक नई बेहतरी के साथ मिलेंगे। 2023 आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ रहे। बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच।